प्यारे बच्चों, फाइनली दिल्ली शिक्षा विभाग ने क्लास 9 के लिए सैंपल पेपर जारी कर दिया है सत्र 2022-23 का। और ये आपके लिए प्रैक्टिस पेपर है क्लास 9 का। इंग्लिश का पेपर जारी हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि पेपर आपका किस तरह से आएगा, क्या पैटर्न रहेगा और कैसे आपको इसे अटैम्प्ट करना है। सिंपल सी बात है, सारे पेपर जो आपके 80 नंबर के आ रहे हैं ये आपको पता हो गया होगा और 3 घंटे का आपका पेपर होगा। अब हम देखते हैं कि जो पेपर है वो क्या फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस। और ये जो पेपर है ना, आपके पास रहेगा, इसके 3 सेक्शन होंगे। इंग्लिश में आपके 3 पार्ट्स में आएगा। पहला रहेगा रीडिंग। रीडिंग रहेगा तो ये रीडिंग वाला आपका 20 नंबर का आएगा। इसमें आपको पैसेज वगैरह आएंगे और आंसर आपको छांटने होंगे। दूसरा रहता है आपके लिए राइटिंग एंड ग्रामर, यानी कि जिसमें आपको ग्रामर का पार्ट रहेगा, जिसमें आपको एप्लीकेशन वगैरह ऐसे वगैरह होता है, पैसेज वगैरह लिखने को आएगा। एंड थर्ड जो रहता है वो होगा आपका लिटरेचर, यानी कि जो आपके टेक्स्ट बुक है, जो आप इंग्लिश में बुक्स पढ़ते हैं उसमें से पूछा जाएगा। तो सिंपल सी बात है, पहला आपका रीडिंग है जो कि अननोन पैसेज होंगे, दूसरा होगा आपका ग्रामर पार्ट राइटिंग का, और तीसरा होगा लिटरेचर का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो रीडिंग है वो आपको करनी है। और रीडिंग कैसे करनी है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, यानी कि ये जो पूरा पैसेज आपको दे रखा है इसको आपको रीड करना है। एंड देन आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। तो थोड़ा सा पैसेज को समझते हैं, उसके बाद इनके आंसर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए थोड़ा सा इसके समरी को देखते हैं कि मतलब ये पैसेज जो है इसमें क्या कहा गया है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग का देखते हैं। तो यहाँ पर एक एंड डेविशन है, द फर्स्ट वुमेन टू सेल सिंगल हैंडली टू द अटलांटिक ओकेशन। जो एंड डेविशन थी वो एक पहली महिला थी जिन्होंने अटलांटिक महासागर को अकेले ही उन्होंने नाव से पार करने के लिए पूरी तरह से वो तैयार थी। अपना उन्होंने ये सोचा कि भाई मुझे ये पार करना है, मतलब अटलांटिक जो महासागर है उसे पार करना है। बहुत सारी इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, काफ़ी सारी मुसीबतें भी आने वाली थी इस मार्ग में। तो जब उसे उसके दोस्तों ने कुछ उन्हें गिफ्ट वगैरह दिए, ग्रीटिंग कार्ड्स और उपहार थे, तो जो एंड डेविशन थी वो इन्हें देख करके खुश नहीं हुई, बल्कि और भी ज़्यादा वो इन्हें देख करके अकेला महसूस वो करने लगी। और जो एंड डेविशन थी उन्हें विमान में जाने का बड़ा शौक़ था, मतलब उड़ने वगैरह का, है ना। और पायलट बनने वाले कुछ अमेरिकियों में से वो एक थे। मतलब उसे ये लगता था कि मैं पायलट बनूं, मैं विमान उड़ाऊं, यानी कि हवाई जहाज़ वगैरह एरोप्लेन वगैरह उड़ाऊं। बट वो यात्रा कर रही है समुद्री यात्रा, ये थोड़ा सा उसके लिए अलग सा था। थोड़ा सा समरी देखते हैं और आप इसे एक बार रीड कर लें ताकि जो भी थोड़ा बहुत आपको ये समझ में आए और हम इसके आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं। और तभी जो है फ्रैंक डेविसन से उनकी शादी हुई, तो उनका जो लाइफ है वो लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया। उन्होंने रिलायंस नाम का एक मोटर सेलर ख़रीदा था। रिलायंस के साथ एक त्रासदी भी हुई थी, एक कुछ एक सी घटना हुई थी जिसके कारण उन्होंने अपने जो हस्बैंड थे फ्रैंक डेविसन उन्हें खो दिया, यानी कि वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद उसे एक नौकरी और नाव फेलिसिटी एन मिली, जिसने उसे अटलांटिक महासागर के पार जाने की इच्छा पैदा करी। मतलब वो आसमान में उड़ना चाहती थी, लेकिन जो उनके हस्बैंड थे वो मतलब एक्सपायर हो गए। तो जब एक्सपायर हो गए थे उसकी जो लाइफ है वो बदल गई और अब उन्हें एक समुद्री यात्रा करनी थी। उस दिन नाव केवल आधी गांठ ही बना रही थी, इसलिए उसने क्या करा, थोड़ी देर इंजन चलाया और उसकी आत्माओं में सुधार हुआ। यानी कि जो उसने इंजन चलाया, थोड़ा सा लगता है कि हाँ भैया हम चलने को तैयार हैं। अब जो डेविशन थी उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे डेली चलाऊंगी, मतलब एक तरह से प्रैक्टिस करूंगी, डेली चलाऊंगी। जबकि जो समुद्र था वो मतलब शांत था, उसमें कोई हलचल नहीं थी ज़्यादा। तो उसने क्या करा, इंजन को ख़राब होने से बचाए रखा कि भाई इंजन ख़राब ना हो। और उसकी जो आवाज़ थी, इंजन की आवाज़, जो डेविशन थी उसे उसकी आवाज़ अच्छी लगती थी। थोड़ी थोड़ी हवा चलने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि हाहाकार समझ गया। उसने ट्राई करना, मतलब कुछ होने लगा समुद्र में नाव के साथ। उसने ट्राई करना छोड़ दिया और वह घबराने के बजाय, मतलब वो परेशान नहीं हुई कि भाई क्या होगा, नाव डूब जाएगा वगैरह वगैरह। तो वो क्या करने लगी, कविता पढ़ने लगी और
अपनी यादों में खो कर के खुद को ही वो सेटिस्फेक्शन यानी कि खुद को शांत करने लगी और अपने आप को मनाने लगी। दोपहर में कुछ थोड़ी थोड़ी हवा चलने लगी और वह थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ने लगी, मतलब वो नाव चलाना सीख रही है। उसकी नाव में कुछ ईंधन भी कम था, फ्यूल कम था, तो उसे टेंशन भी हो रही थी कि भाई कुछ भी हो सकता है, आप समुद्र में बीच में गए हो और अचानक से आपका फ्यूल ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, तो उसे चिंता भी हो रही थी। वह जानती थी कि रोज़ वह नाव नहीं चला पाएगी, भैया फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, तो उसे एक तरह से इसकी टेंशन भी थी। तो इस तरह से आप इसे देखेंगे एक बार, आप काफ़ी लंबा पैसेज है तो अब इसे रीड कर लें, एक बार समझ लें और उसके बाद हम बात करते हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे जो कि कुछ MCQ टाइप के होंगे और कुछ आपके रिटर्न वर्क में होंगे, यानी कि आपको उसे लिखना होगा। 10 नंबर का ये आपका पेपर होगा, 10 नंबर का सवाल होगा और 10 प्रश्न होंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो पहला सवाल है वो आपके लिए, व्हाट डिड एन डेविसन रिसीव एज ए क्रिसमस गिफ्ट, यानी कि उन्हें क्रिसमस गिफ्ट में क्या मिला था। तो क्रिसमस गिफ्ट में क्या मिला था हमने आपसे पहले ही शेयर किया था कि उन्हें क्रिसमस गिफ्ट में ग्रीटिंग कार्ड्स मिले थे एंड कुछ स्मॉल गिफ्ट्स मिले थे। तो यहाँ पे आप देखो मैंने थोड़ा सा आपके लिए हाईलाइट करके रखा हुआ है कि यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि ग्रीटिंग कार्ड्स एंड स्मॉल गिफ्ट्स उन्हें मिले थे क्रिसमस गिफ्ट में। ठीक है, तो ये इजी आंसर रहेगा। उसके लिए थोड़ा सा आपको इसे पढ़ना पड़ेगा, 2-3 बार आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको इसके आंसर भी मिल जाएंगे और आप इसे समझ भी जाओगे। दूसरा सवाल देखोगे आप तो, इवन दो एन डेविसन सिंगल हैंडली सेल्ड टू द अटलांटिक ओकेशन सी हैड ए पैशन फॉर, उसे किस चीज़ का पैशन था, मतलब उसका जो एक कहते हैं ना कि किसी चीज़ में मज़ा आना, तो वो क्या था उनका, तो वो क्या था उनका भाई, हाँ जी, तो पैशन तो उनका भैया विमानन था, मतलब विमान चलाना था, मतलब कि हवाओं से बात करने का था। लेकिन वो करने क्या लगी, वो नाव चलाने लगी। लेकिन अगर पैशन की बात करें तो आपका बी आंसर इसका करेक्ट होगा। उसके बाद देखो व्हाट क्रिएटेड ए डिजायर इन हर टू सोल अक्रॉस द अटलांटिक ओकेशन, मतलब अटलांटिक महासागर था उसे पार करने की इच्छा उनकी किस चीज़ ने मतलब पैदा करी, उनके मन में कुछ था कि मुझे पैदा करना है। तो उन्हें क्या मिला भाई, यहाँ पे देखोगे आप तो उन्हें एक जॉब मिला है ना, तो एन गेटिंग ए जॉब एंड ए बोट, उन्हें नौकरी मिली, साथ में एक नाव मिला, फैसिलिटेट हिम। तो सिंपल सा आंसर था, आप इसको समझ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अलार्मिंग एंड व्हेन शी वाज सेलिंग, तो जब वो नाव चला रही थी तो उन्हें कुछ अलार्म सा सुनाई दिया, मतलब कुछ उन्हें खतरे की घंटी महसूस हुई। तो क्या था वो, यस यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये था फ्यूल कम था ना, मार्क ऑफ फ्यूल लोअरिंग, यानी कि जो ईंधन था जो उसमें नाव में डालते हैं डीजल पेट्रोल जो भी है, तो वो कम था, तो वो उसे एक तरह से वो डरा रही थी, खतरा था कि भाई कभी भी वो ख़त्म हो सकता है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा 2, अगला सवाल है फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा 2 विच मीन ऑफ द, यानी कि इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर खतरा एक तरह से चिंता को किससे लिया गया उन्होंने, तो ये था आपका अलार्मिंग, यानी कि अलार्म सा कुछ बजा जिससे कि उन्हें लगा कि भाई फ्यूल कम है। और अब आपके पास यहाँ पर कुछ बड़े प्रश्न होंगे और इनके आंसर आपको ढूंढने होंगे। ये 5 प्रश्न आपके लिए 6ठी से लेकर के 10वीं तक, और इनका आपको आंसर ढूंढ के लिखना है। while waiting for wine to blow, how did Anne console herself, तो कैसे उन्होंने खुद को सांत्वना दी, खुद को सेटिस्फाई किया हवा चलने का इंतज़ार करते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इसका पूरा आंसर यहाँ से लिखना होगा। और ये देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर मार्क कर रखा है, ये देखो रीडिंग पोएट्री, वो कविता पढ़ने लगी इन द केबिन एंड डिस्कवरिंग, तो मतलब वो कविता वगैरह पढ़ने लगी, अपने आप को बिजी सा रखने लगी ताकि जो खतरा था उससे उसका माइंड डाइवर्ट हो सके। और इस तरह से आपको इसका आंसर पूरा लिखना होगा। यहाँ से सी वाज द वार्मिंग लिटिल वाइन ब्लो, है ना, यहाँ तक, और डिस्कवरिंग तक। तो यहाँ तक आप इसका आंसर कंप्लीट पूरा लिखना है, यानी कि
एक सिर्फ एक लाइन मत लिख देना, पूरा आंसर आपको कंप्लीट लिखना होगा, तो आपको इसका 1 मार्क्स मिलेगा। और इसी तरह से आपको यहाँ पर जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको अटेम्प्ट करना है, यानी कि 7वां है, 8वां, 9वां और 10वां, इनको आपको एक डिस्क्राइब करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद हमारे पास आता है रीड द पैसेज गिवन बिलो। एक और पैसेज आ गया है और इस पैसेज को एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। और इस पैसेज में जो हमारी पवित्र नदी माँ गंगा है उनके बारे में बताया गया है। फॉर मिलियन ऑफ पीपल इन इंडिया, यानी कि मिलियन ऑफ लाखों में लोग जो है भारतीय लोग हैं जो क्या करते हैं, रिवर गंगा इज़ मोस्ट सीक्रेट रिवर, यानी कि जो गंगा है, गंगा को बहुत पवित्र, मतलब सबसे प्योर नदी मानते हैं, सबसे प्योर नदी। और क्या मानते हैं उससे, इट इज़ कंसिडर एज ए मदर एंड गॉडेस, यानी कि उसे माँ मानते हैं और देवी मानते हैं। तो गंगा को क्या हम लोग गंगा मैया और देवी गंगा, इस तरह से आपने सीरियल भी देखे होंगे, तो वो गंगा माँ और मैया देवी के रूप में उसे माना जाता है। यह उन लाखों भारतीयों के लिए एक तरह से जीवन रेखा है, मतलब भारत में गंगा बहुत यूज़फुल है, माँ भी है, देवी भी है। तो जिस तरह से माँ सबका भरण पोषण करती है, जिस तरह से देवी सबका ख्याल रखती है, उसी तरह से माँ गंगा भी सभी भारतीयों के लिए एक तरह से माँ का काम करती है, जो इसके मार्ग के किनारे रहते हैं और अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए इस पर निर्भर रहते हैं। मतलब आप ये मान सकते हैं कि गंगा बहुत सारे लोगों का एक तरह से मतलब भरण पोषण करती है। तो गंगा जैसे कि आपको पता है कि दुनिया की तीसरी बड़ी नदी है, यानी कि पूरे वर्ल्ड की तीसरी नदी है। और अगर हम इसे भारत की कहें तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा को माना जाता है। गंगा नदी के पानी का उपयोग बहुत तरह से किया जाता है, लाइक सिंचाई, मतलब खेतों में सिंचाई करना, परिवहन यानी कि ट्रैवलिंग के लिए भी इसका काम किया जाता है, साथ में मछली पकड़ना, सिंचाई, मतलब बहुत सारे काम गंगा नदी का पानी यूज में आता है। गंगा नदी द्वारा निर्मित गंगा का मैदान पृथ्वी पर सबसे उपजाऊ भूमि में से एक है। मतलब गंगा नदी उपजाऊ भूमि में भी, इसमें खेती वगैरह के लिए भी, यही कारण है कि दुनिया का लगभग 10% जो आबादी है वो यहीं रहती है। मतलब गंगा नदी के आसपास में जो 10% लोग हैं वो जो गंगा नदी के आसपास में लोग ट्रैवलिंग करते हैं, रहते हैं और अपना जीवन यापन भी करते हैं। साथ में जो गंगा नदी है वो भारत में पानी की सबसे अधिक पूजा, मतलब जो गंगा नदी का पानी है उसकी पूजा की जाती है। आपने देखा होगा लोग गंगा जल लाते हैं और उससे पूजा वगैरह करते हैं। दुनिया की 5वीं सबसे प्रदूषित नदी आज लोगों ने बना दिया, इसे कचरा फैला दिया है। ये हमारे भारत देश की विडम्बना है कि जो देवी है, जो माँ है, जो हम सबका भरण पोषण कर रही है, हमने उसमें इतना कचरा वगैरह डाल दिया है कि ये बहुत ज़्यादा दूषित भी हो गई है। एक और बड़ा कारण यह है कि इसके किनारे पर गंगा के पौधे वगैरह हैं, हर साल जो कोयला लोग जलाते हैं, मतलब काफ़ी सारा ऐसा रीजन है जिसके कारण गंगा नदी अपवित्र हो रही है। और इसी तरह से हमारे देश में एक नमामि गंगे, भारत सरकार ने नमामि गंगे एक योजना चलाई है। इसके तहत जो गंगा है उसको स्वच्छ करने के लिए, साफ करने के लिए, निर्मल करने के लिए एक प्लान है जो कि नमामि गंगे के नाम से इस तरह से जाना जाता है। और हमारे देश में इसे मतलब काफ़ी उस तरह से नमामि गंगे जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम नेम इंडिया में, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड, यानी कि जो भारत सरकार ने स्टार्ट किया है नमामि गंगे। और इस तरह से आप देखोगे तो गंगा को साफ करने के लिए, गंगा माँ है, गंगा देवी है, फिर भी उस गंगा को गंदा कर रहे हैं और उस गंगा को साफ करने के लिए भारत सरकार भी चिंता में है और लगातार प्रयास कर रही है। अब आप देखो यहाँ पर एक पिक्चर भी आपको दे रखी है जहाँ पर कि ये दिया है कि कितना लोग जो है कितना गंगा पर खर्च करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। पहला सवाल, तो पहला सवाल है कि गंगा जो है वो रिवर गंगा वेरी डर्टी यार, मतलब जो गंगा नदी है वो क्यों डर्टी हो गई है, क्यों पॉल्यूटेड हो गई है, क्यों इतना प्रदूषित हो गई है। तो इसका आंसर आप देखोगे तो ये तीनों ही है, यानी कि ABC तीनों कारण है। आंसर आएगा आपका D, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो ऊपर के सारे हैं वो इसके लिए मतलब रीजन है कि गंगा डर्टी है। अगला सवाल है द गंगा
वाटर यूज फॉर, जो गंगा का वाटर है वो यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो सिंचाई के लिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, या फिशिंग के लिए होता है। तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ द अबव है, यानी कि ट्रांसपोर्ट के लिए भी होता है, फिशिंग के लिए भी होता है, और सिंचाई वगैरह के लिए भी गंगा का जल यूज होता है। और जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है वो स्टार्टेड किसने किया, तो अभी हमने बात की थी कि ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये MCQ है, आपको बस 4 ऑप्शन में से एक को टिक करना है। उसके बाद हमारे पास है ऑप्शन प्रश्न नंबर 4 है, मोस्ट पीपल इन इंडिया कंसीडर रिवर गंगा इज, जो हमारे भारत के लोग हैं वो गंगा को क्या मानते हैं, मदर, गॉडेस और रिवर। तो भैया जो हमारे भारत के लोग हैं ना वो गंगा को क्या मानते हैं, बहुत, यानी कि ये और भी, वो मदर भी मानते हैं एंड गॉडेस भी मानते हैं, माँ भी मानते हैं, देवी भी मानते हैं। अब आपके पास इस तरह से ये प्रश्न नंबर 5 है, जो अभी आपको दिखाया था, जो ग्राफ दिखाया था, एज पर डाटा गिवन इन द ग्राफ। ये ग्राफ एक बार फिर से देख लो, ये वाला ग्राफ है। तो यहाँ पे आपको बताना उत्तराखंड का है, यहाँ पे आप देखो एक बार, द स्टेट उत्तराखंड स्पेंड लेस अमाउंट इन ईयर, यानी कि सबसे कम अमाउंट उत्तराखंड किस साल उसने खर्च किया। तो 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 कौन से में किया है। आप इसका आंसर लंबा मतलब MCQ टाइप में आप दोगे। और फिर से यहाँ पर भी आपको 5 प्रश्न लॉन्ग टाइप के हैं, आपको पूरा आंसर लिखना होगा, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10, और इनको आपको एक्सप्लेन करना होगा आंसर को। तो आप एक बार पैसेज को ज़रूर पढ़ें, आई थिंक आप इस के बाद इसको समझ जाओगे। लाइक यहाँ पर नेम एनी 2 मेन पिलर ऑफ द नमामि गंगे प्रोग्राम। तो नमामि गंगे प्रोग्राम के और 2 मेन पिलर आप बता सकते हैं। और अब हमारे पास आ जाता है सेक्शन B, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, जो कि आपके पास रहेगा 20 मार्क्स, यानी कि 10 नंबर आपका ऊपर, 10 नंबर आप 20 नंबर आपके ये वाला हो गया 10, 10, 20, यानी कि 10 नंबर 20 नंबर आपके रीडिंग पे आ गया है, 20 नंबर आपके राइटिंग पे हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक प्रश्न है आपके लिए, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको दे रखा है, यू आर अलोंग विद योर फैमिली, आप अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ कहाँ जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, हाल ही में जयपुर शहर जा रहे हैं आप, ठीक है। रिसेंटली विजिटेड द सिटी ऑफ जयपुर, यानी कि आप जयपुर में जा रहे हैं हाल ही में अपनी फैमिली के साथ। तो भैया जयपुर जा रही हो तो काफ़ी फेमस जगह है वहाँ पर, लाइक हवा महल, फेमस फॉर इट्स हवा महल, द प्लेस ऑफ, तो वहाँ पर हवा महल है, प्लेस एंड फोर्ट है, यानी कि किले वगैरह हैं। शॉपिंग इन जयपुर है, जयपुर में काफ़ी कुछ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। इज आल्सो एक्साइटिंग एज देयर आर मैनी थिंग्स टू बाई, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर ख़रीदने के लिए भी। तो अब आपको क्या करना है, एक सिचुएशन आपको पता लग गया है कि आप जयपुर गए हैं अपनी फैमिली के साथ, वहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो, हवा महल है, ख़रीदने की चीज़ें हैं। तो अब आपको कहना है राइट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखना आपने, योर विजिट 100 to 120 वर्ड्स, मतलब 100 से 120 शब्द आपको लिखने हैं एक पैराग्राफ, यानी कि आप लगभग पौना पेज, आधा और पौना पेज आप लिखो, जयपुर के बारे में लिखो, किले के बारे में लिखो, वहाँ के शॉपिंग वगैरह आपने क्या क्या खरीदी है। तो एक पिक्चर आपको दे रखी है, एक पिक्चर इज गिवन बिलो फॉर रेफरेंस, एक पिक्चर भी आपको यहाँ पर दे रखी है। तो इस पिक्चर में एक किला दिख रहा है आपको, शॉपिंग है यहाँ पर, और घूमना फिरना है, खाने पीने को मिल रहा है, एंजॉय करी, मस्ती करी। तो आप यहाँ पर अपना एक पैसेज आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लाइक 5 नंबर का आपको ये आएगा। या तो ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर लो। अब नीचे वाला भी आपको काफ़ी इजी यहाँ पर दे रखा है। वाह, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दिस ईयर यू विजिटेड योर विलेज होम टाउन एंड स्टे विद योर ग्रैंड मदर फॉर 2 मंथ, यानी कि आप अपने गांव में गए। इस साल कोरोना भी था, काफ़ी सारे लोग अपने गांव भी गए हैं। तो आप अपने गांव गए और वहाँ पे रहे अपनी दादी के साथ 2 महीने अपनी दादी के साथ स्पेंड किया। शी टुक गुड केयर टू यू, दादी ने आपकी बहुत अच्छी देखभाल करी, खूब आपको घुमाया फिराया, जो भी दादी के हो सकता है वो दादी ने आपके साथ किया। यू एडमायर हर फॉर हर काइंड एंड हार्ड वर्किंग नेचर, और आपने देखा कि जो आपकी दादी है वो हार्ड वर्किंग है, आप उनसे प्रभावित हुए। आप दादी की तारीफ में क्या करोगे,
डिस्क्राइब योर ग्रैंड मदर इन 100 to 120 वर्ड्स। आपने अपनी दादी के बारे में लिखना है भाई। डिस्क्राइब योर ग्रैंड मदर, अपनी दादी के बारे में लिखें। दादी कैसी है, एज वगैरह बता सकते हैं, हार्ड वर्किंग है, केयरिंग नेचर है, और दादी आपके लिए बहुत कुछ करती है। मतलब आप दादी से खुश हो जाइए बस। और दादी के बारे में आपको जितना अच्छा लिखना है आप लिख जाइए। मुझे कमेंट में भी आप ज़रूर बताना कि आप अपनी दादी के लिए क्या लिखना चाहोगे। कमेंट में भैया एक प्यारा सा अपनी दादी के लिए, आपकी दादी कैसी हैं या आपकी नानी कैसी हैं, तो आप एक प्यारा सा अपनी दादी के बारे में मुझे एक लाइन में ज़रूर बताएंगे। तो भैया अगला प्रश्न तो यार और भी मज़ेदार है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी एंड गिव इट ए टाइटल आल्सो। और आपको लिखना है 100 से 120 शब्द लिखने हैं। एक कहानी आपको दे रखी है, यहाँ पर आधी कहानी है, छोटी सी कहानी है। इस कहानी को आपको पूरा करना है और इसका टाइटल भी देना है। थोड़ा सा कहानी को समझते हैं एंड आई एम श्योर कि आपको कहानी याद आ जाएगी। वंस एक बार देयर वाज ए ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन थे, मतलब कोई बूढ़ा व्यक्ति है ना, तो कोई बूढ़े व्यक्ति थे। ही हैड 4 सन, उसके 4 बेटे थे। दे ऑलवेज क्वारलेड, यानी कि वो हमेशा क्या करते थे, लड़ाई झगड़ा, मतलब तू मैं उनकी होती रहती थी। विद वन अनदर वन फाइन डे, मतलब वो देखते थे कि भाई उनके पिताजी देख रहे हैं कि मेरे 4 बेटे हैं, लेकिन चारों के चारे नल्ले हैं, हमेशा लड़ते झगड़ते हैं आपस में ही। एक दिन क्या हुआ, बस एक दिन क्या हुआ, अब आपको स्टोरी को पूरा करना है। थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बता दूं। एक बार क्या हुआ कि इसके पिताजी ने क्या करा, चारों को सबक सिखाने के लिए एक लकड़ी, मतलब सबको एक एक लकड़ी दे दी। कहा आ जाओ भाई, मैं तुम्हें कुछ काम दे रहा हूँ, मेरी ज़मीन जायदाद है, तो मैं उसके बंटवारा के लिए, उससे पहले मैं कुछ आपसे करवाना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने क्या करा, चारों को क्या करा, एक एक लकड़ी दे दी और लकड़ी कहा कि इसे तोड़ो। तो चारों ने कहा भाई ये क्या बात है, कमाल की बात है, इतना छोटा सा काम आप दे रहे हो। चारों ने लकड़ी तोड़ी और तोड़ दी। अब कहा कि जो 2-2 टुकड़े हो गए थे उन्हें जोड़ा, कहा इन्हें तोड़ो, तो उन्होंने थोड़ा सा जोर लगाया और तोड़ दिया। इस तरह से वो एक एक लकड़ी बढ़ाते गए। और अब क्या करा उन्होंने, काफ़ी सारी लकड़ी थी, सबको इकट्ठा करा और कहा, उसका पूरा बंडल बनाया और कहा तोड़ो इसे। अब कैसे टूटे भाई, अकेली लकड़ी तो टूट रही थी, 2 भी टूट गई, लेकिन जब सारी लकड़ियाँ इकट्ठी हो गई तो बन गया गट्ठर, बंडल, और अब इसे तोड़ना बड़ा मुश्किल था। तो बस यही सिखाना चाह रहे थे पिताश्री उनके जो बूढ़े व्यक्ति थे कि भाई चारों अगर आप ऐसे ही लड़ते रहोगे तो कोई भी आपको यूं ही तोड़ के चला जाएगा, आप पर कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर चारों यूनिटी के साथ रहोगे, मिलके रहोगे, साथ लेके चलोगे, तो आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। चारों समझ गए और प्यार से मिलजुल करके रहने लगे, और इसी तरह से बूढ़े ने अपने प्राण दे दिए। ये कहानी थी। आपको इस कहानी को बना करके और इंटरेस्टिंग तरीके से लिखना है, और बस आपको मिल जाएंगे पूरे 5 नंबर। और इसी तरह से एक और कहानी है, देखते हैं भाई, मज़ेदार है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको दे रखी है कि यू आर रोहन या राइमा। आप रोहन हैं अगर लड़के हैं, तो लड़के हैं तो राइमा हैं। एज ए रोहन, एज ए राइमा, आप क्या कर रहे हैं, 9th क्लास में पढ़ते हैं। यू वेंट ऑन ए मॉर्निंग वॉक एंड सॉ ए वेरी बॉय ड्राइविंग इन ए पॉन्ट, यानी कि एक आपने देखा, आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं। सबसे पहली बात, आप रोहन हैं या राइमा हैं, क्लास 9th में पढ़ रहे हैं। आप मॉर्निंग वॉक पर गए हैं और आपने देखा कि एक बच्चा, एक लड़का, बॉय, वो तालाब में डूब रहा था। आपने लड़के को बचा लिया, ठीक है, यू सेव बॉय। आपने लड़के को क्या करा, आप तैरे और अपने लड़के को उठाया और बचा लिया, किनारे ले आए। तो क्या करा फिर, द क्राउड अप्रिसिएट टू यू, और जो भीड़ थी, बाकी लोग थे, सब अप्रिसिएट करने लगे, सब आपकी तारीफ़ करने लगे। और इस घटना को आपने क्या करना है, बस यही आपका सवाल है। राइट ए डायरी एंट्री। अब आपको डायरी एंट्री बताई होगी आपके टीचर ने, इंग्लिश के टीचर ने, कि डायरी एंट्री कैसे करते हैं। तो पूरी घटना को आपने डायरी लेखन में, यानी कि डायरी शैली में लिखें, जैसे कि आप अपनी डायरी में लिखते हैं। 5 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। आई होप कि आपको दोनों में से अच्छा लग रहा होगा। मुझे आप कमेंट करके ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको ये वाला डायरी लेखन अच्छा लगा या ऊपर आपको कहानी अच्छी लग रही थी, और आप कौन सा पेपर में करना
चाहो एग्जाम में, दोनों में से एक आप एक ही को करना है, दोनों आपको नहीं करना। पांचवा सवाल देखो, तो भैया ये भी मज़ेदार है। और यहाँ पे देखो, द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर डायरेक्ट टू स्पीच। यस, फॉलोइंग सेंटेंस, द फॉलोइंग सेंटेंस आर डायरेक्ट स्पीच, कन्वर्ट them into indirect speech by choosing the right option any three। यानी कि आपको यहाँ पर दे रखे हैं 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, यानी कि ये आपका सवाल है और इसके आपके 4 ऑप्शन हैं, चारों में से भैया एक ही सही है और सवाल आपको 4 दे रखे, 3 ही आपको करने हैं। समझ आ गया होगा। अब आपको डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन आपने पढ़े होंगे, तो ये डायरेक्ट नरेशन है। द सेल्समैन सेड यू आर यू इंटरेस्टेड इन द स्कीम। जो सेल्समैन है उसने कहा कि क्या आप इस स्कीम के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो अब क्या होता है, आप क्या कहोगे, तो आप ये कहोगे कि सेल्समैन के द्वारा ऐसा बताया गया कि आप इस चीज़ के लिए, इस स्कीम के लिए इंटरेस्टेड है। तो बस आपने इसी को बताना है। और सैड तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सैड है, तो आप यहाँ पर आस्क टू मी कर सकते हैं, आस्क्ड मी। और अब आपको इन प्रश्नों का आंसर करना है। और 4 प्रश्न आपको दे रखे हैं, चारों में से आपको सिर्फ 3 ही करने हैं। और ये ध्यान रखना कि ये आपके पास MCQ है, जो भी आंसर होगा आपने उसे टिक करना। लाइक अगर इसका ये वाला तो ये वाला करेंगे, इसका ये वाला, तो आप चाहें तो सिर्फ ऑप्शन ही लिख दो, आप चाहे तो पूरा आंसर पूरी लाइन लिख दो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑप्शन ही लिख दें ताकि आपको टाइम बच जाएगा। कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज दैट फॉलो। यानी कि आपको पैराग्राफ को कंप्लीट करना है और ये आपको पैराग्राफ दे रखा है। इस पैराग्राफ को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, और आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो आपको करेक्ट ऑप्शन में से यहाँ पर इसे फिल करना है, कंप्लीट करना है, कंप्लीट पैराग्राफ को पूरा करना है। 3 नंबर का है और 3 ही आपको वर्ड हैं। यहाँ पर आपको देखो, एक तो ए में आपको लिखना है, एक बी में आपको लिखना है, एक सी में आपको लिखना है। बस आपको क्या हो जाएगा, पूरे डी भी यहाँ पर डी है सॉरी, तो आपको 3 नंबर का यहाँ पर ये नंबर मिलेगा। और करना आपको 3 ही है, ध्यान रखना। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ये देखो, लाइक ए में जो ए ऑप्शन है उसमें से चारों में से कौन सा रहा, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, या ये वाला आएगा। इसी तरह से बी के लिए 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ही आएगा, आपको चूज़ करना चारों में से। इसी तरह से सी में और इसी तरह डी में। थोड़ा सा मैं बता दूं, लाइक आपको लगता है कि पहले वाले में वाज आएगा, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे इट वाज ए रेनी डे, ट्रैफिक वाज बिजी या ट्रैफिक इज़ बिजी, है ना। तो भाई इट वाज ए रेनी डे, वह रेनी डे था और ट्रैफिक बिजी था, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर वाज में आ रहा है ना। इट वाज रेनी डे था, है नहीं कह रहे हैं, तो ट्रैफिक वाज बिजी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है एंड आपका आंसर 3 नंबर कंप्लीट। तो अगला सवाल है हमारे पास, 7वां प्रश्न है, और द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड। ये पैराग्राफ आपको दे रखा है, ये एडिटेड नहीं है, यानी कि सही नहीं है, इसमें कुछ मिस्टेक है, एरर है। देयर इज 1 एरर इन ईच लाइन, मतलब प्रत्येक लाइन में एरर है, कमी है। राइट द इनकरेक्ट वर्ड। थोड़ा सा सही से दिख नहीं रहा था, अब आपको पूरा दिख गया है। आपको क्या करना है, एक बार मैं फिर से बता दूं, ये जो लाइन है, मान लो ये वाली लाइन है, इस लाइन में एक एरर है, यानी कि एक गलती है, इसको सही नहीं किया गया है। लाइक मैं कह सकता हूँ कि मेरे घर में एक डैश का पेड़ है, तो किसका पेड़ है, आम का, इमली का, लीची का, जिसका भी है, तो मैंने डैश छोड़ दिया, एरर छोड़ दिया, और मैंने लिख दिया कि मेरे घर में एक टीवी का पेड़ है। तो यार टीवी का पेड़ तो होता नहीं है, राइट, तो आपको पेड़ ही बताना है। तो सेम यहाँ पर भी है, ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से करेक्ट वर्ड छांटना है, और वो यहाँ पर इनकरेक्ट लिखोगे, यहाँ पे करेक्ट लिखोगे, इसी तरह से यहाँ पर इनकरेक्ट और यहाँ पे करेक्ट लिखोगे। 4 वर्ड हैं, चारों में से 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब भैया आपके पास आ गया सेक्शन सी, जो कि है लिटरेचर, और लिटरेचर का मतलब होता है 40 नंबर।
सिंपल सी बात है, लिटरेचर उसी बच्चे को समझ में आएगा या वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने बुक्स को सही ढंग से रीड किया है। जो चैप्टर आपको टीचर्स पढ़ाते हैं उन्होंने सही ध्यान से ढंग से उसे पढ़ा समझा है। तो आपके पास यहाँ पर देखो, रीड द वन ऑफ द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि आपको ये वाला पढ़ना है पैसेज सेम दैट। और ये आपके पास क्या है, बुक का है, लिटरेचर आपके पास जो बुक्स हैं उसका है टेक्स्ट बुक। और यहाँ पर 5 नंबर आएगा, तो आपको क्या करना, आंसर द क्वेश्चन बिलो। और यहाँ पे आप इस पैसेज को पढ़ने के बाद मैं यहाँ पर आपको सिर्फ बताऊंगा, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक हैं और टेक्स्ट बुक से आप इन आंसर को छांट सकते हो। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर लिखना है, यानी कि MCQ कौन सा इसका आंसर होगा, तो जो भी आंसर होगा वो आपको इसमें लिखना है, चारों में से एक ऑप्शन होगा। और इस तरह से आपके पास जो पैसेज है उसका 5 प्रश्न इसमें मिलेंगे, 5 नंबर आपको रहेगा। और या तो आप ऊपर वाला कर ले भैया या आप नीचे वाला कर ले, दोनों में से एक करें। सेम यहाँ पर भी आपको 5 प्रश्न है, 5 में से कोई एक आपका करेक्ट आंसर है और उसी को आपको अपने आंसर बुक में, आंसर शीट में लिखना है। सेम यहाँ पर 5 सवाल है, 5 को आपने करना है और ऑप्शन के साथ हैं। अब आपके पास सेम यहाँ पर पहले गद्यांश था हिंदी के अकॉर्डिंग, अब आपके पास कविता है रीड। अब आपको फिर से रीड करना है, रीड एनी वन, यानी कि कोई 2 दे रखे हैं, 2 में से एक आपको ये पोएम पढ़नी है और सेम आपको यहाँ पर इसके आंसर लिखने हैं। सिंपल सा रहेगा भैया। आप अगर आपने बुक सही से पढ़ी है और थोड़ी प्रैक्टिस है तो आप इजीली यहाँ से आंसर कर लोगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे और आपको लगेगा कि पेपर बड़ा टफ है। बाकी आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं ये जो सैम्पल पेपर है आपको कैसा लग रहा है, कितना टफ है। और या तो भैया आप ऊपर वाला कर लो या आप नीचे वाला कर लो, दोनों में से एक ही करना है आपको, दोनों बिल्कुल नहीं करने हैं। और ये दूसरे वाले के क्वेश्चंस हैं, इनके आपको आंसर लिखने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने डायरेक्ट आंसर लिख देना है। अब आपको क्या करना भैया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यार जो बुक है उसके आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं और बुक पढ़ेंगे आप। तो यार ये आपके पास 12 नंबर के आएंगे और लगभग आपको 40 से 50 एनी 4 3 नंबर का है। तो भैया 40 से 50 वर्ड लिखोगे, आई थिंक आप 3 से 4 लाइन आपको ये आंसर लिखना होगा। 3 से 4 लाइन आपका आंसर होना चाहिए। वाई डिड द कंट्री इंस्पेक्टर विजिट डिसअपॉइंटेड, यस। और आपको इनके आंसर लिखने हैं, 4 प्रश्न हैं, चारों में से कितने हैं यहाँ पर आपको 5 है, तो 5 में से भैया 4 ही करने हैं और 4 के आपको 3 नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर करना है। और अब आपके पास 11वां सवाल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फिर से जो है बुक के आंसर है। अब आपके पास 2 ही करने हैं, तो ये आपके पास 2 प्रश्न करने हैं, यानी 2 प्रश्न दे रखे हैं 3, तो 3 में से 2 करने हैं और आपको 6 नंबर का रहेगा, यानी कि 3 नंबर का एक प्रश्न है। फिर से आपको सेम 3 से 4 लाइन आपको अपने आंसर को बनाना है। आंसर कितने टफ है कितने इजी हैं वो डिपेंड ऑन योर स्टडी एंड प्रिपरेशन, कितनी अच्छी तैयारी आपकी। तो भैया अगला सवाल और भी इजी है, सिंपल है। प्रश्न नंबर 12 है, आंसर एनी वन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 100 to 120 वर्ड्स। 6 नंबर का, ये ध्यान रखना 6 नंबर का है, तो आपको पूरा पेज भरना है। और 2 प्रश्न हैं, एक आपको ये वाला है और यानी दूसरा आपका ये वाला है। 2 प्रश्न हैं, दोनों में से कोई एक ही आप करोगे। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि करना क्या है। पहला सवाल क्या है भैया, लाइफ सिटीज़ इज सो बिजी एंड मशीनिकल। जो हमारी लाइफ है, जो हमारा जीवन है वो शहरी होता जा रहा है भैया। लोग सब कुछ खान पान, रहन सहन, चाल ढाल, बोलचाल सब शहरी हो रहा है। लोग मशीन से बन गए भाई। स्टूडेंट को ही देख लो, सुबह उठो मशीन की तरह, फिर अपनी तैयारी करो मशीन की तरह, फिर स्कूल में जाओ टीचर्स की सुनो पढ़ो मशीन की तरह, वापस आ जाओ ट्यूशन करो मशीन की तरह, सब कुछ मशीन की तरह हो रहा है। तो हमारी लाइफ ना बड़ी बिजी हो गई है। दैट पीपल डिजायर टू गो टू द प्लेस विच आर पीसफुल एंड क्लोज टू नेचर। लोग जाना चाहते हैं वहाँ जहाँ ये दौड़ भाग चैप है सब, मतलब इससे दूर हो।
और लोग चाहते हैं कि किसी पीसफुल जगह पे जाएं, किसी नेचर के करीब जाएं, लाइक हमारे उत्तराखंड। हाँ हाँ, क्या मज़ा आ जाता है उत्तराखंड में जाओ, हसीन वादियों में, पहाड़ों में जाओ, नेचर जाओ, नदी, झरना, पहाड़, तालाब, मतलब ऐसी जगह लोग जाना चाहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, द लेक ऑफ इनफिशरी इज लोग, मतलब ये एक चैप्टर है ऑयल। आपको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्राइब करना है, सॉरी पोएम है ये ना, ये पोएम है आपका। तो इस कविता के अकॉर्डिंग आपको अपनी फीलिंग्स लिखनी है और थोड़ा सा अपने भावनाओं को व्यक्त करना है। पूरा एक पेज भैया 6 नंबर का है, तो आपको एक पूरा पेज लिखना होगा, तो आपको 6 नंबर आएंगे। और यार जो मन में आ रहा है ना सब घुसेड़ दो, आराम से आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। या तो आप दूसरा कर लो। अब दूसरे में क्या करोगे, तो भैया ये जो सवाल है ना, ये तो आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। क्रूअल एंड हर्श एटीट्यूड इज नॉट एनफ टू इंक्लूड वेरियस डिसिप्लिन अमंग द चिल्ड्रन। जो क्रूर स्वभाव है, कठोर रवैया है भैया, मम्मी पापा भी बड़े क्रूरता से बिहेव करते हैं। भैया ये वाला काम करना है तो करना है। और टीचर्स भी इस तरह से, भैया याद करो, लिखो, पढ़ो, मतलब इतना क्रूर नेचर बन जाता है लोगों का, चाहे हमारे भाई बहनों का हो। तो इसके कारण जो बच्चों के बीच में मूल्यों और अनुशासन, मतलब एक तरह से वैल्यू और डिसिप्लिन कम होता जा रहा है, मतलब विकसित नहीं हो पा रहा। हम बच्चों के अंदर ना ही वैल्यू दे पा रहे हैं, ना ही डिसिप्लिन उन्हें सिखा पा रहे हैं। तो कविता है द लिटिल गर्ल, राइट, द लिटिल गर्ल है। इसके अकॉर्डिंग जो लेसन है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपने फीलिंग्स लिखनी है कि क्या भाई बच्चों में जो क्रूर स्वभाव है और जो ये इस तरह से एटीट्यूड बच्चों के साथ रवैया लोगों का रहता है, वो बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, उससे बच्चे सुधर नहीं रहे बल्कि बिगड़ रहे हैं। तो बस पूरा पेज भर दो भाई, आराम से आप इस को कर सकते हैं। एंड आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 100। सेम आपके पास 13 वाला भी है, और यहाँ पर भी आपको 6 नंबर का करना भैया। 6 नंबर का आपके पास ये है, या तो आप ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर लो, और आपको भरना पूरा पेज है। करेंगे क्या, तो भैया 13वां सवाल सिंपल सा है और थोड़ा सा आपको इसे समझना पड़ेगा। नंबर 6 का ये है, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। द ऑथर, द ग्रैंडफादर एंड द ग्रैंडमदर डिस्प्ले क्वाइट ए नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन द लेसन। एक कोई चैप्टर होगा आपके पास, क्योंकि मुझे चैप्टर के बारे में पूरा नहीं पता और पर कुछ भी नहीं पता, मैं तो सिर्फ आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। लेखक हैं, दादा हैं और दादी हैं। इन्होंने द एडवेंचर ऑफ टोटो, ठीक है, एक कोई लेसन होगा एडवेंचर ऑफ टोटो। आई थिंक आपके पास आपको याद आ रहा होगा, एडवेंचर ऑफ टोटो जो चैप्टर है, उस चैप्टर पार्ट में कई मूल्यों को बताया है, मतलब उस पार्ट में कई वैल्यूज़ बताई है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बताई होंगी। भैया दादा को कैसे रहना है, ऑथर को कैसे रहना है, दादी को कैसे रहना है। तो अब यह है, हु वुड लाइक यू टू व्हेन यू ग्रो अप। एग्जीक्यूट, आपको वर्णन करना है कि आप किसकी तरह बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, बड़े होकर के आप क्या बनना चाहोगे। तो भैया अच्छे से तो आप तभी समझ पाओगे जब आपने एडवेंचर ऑफ टोटो, द एडवेंचर ऑफ टोटो चैप्टर पढ़ा होगा, तब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अदरवाइज आप देखते रहोगे और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो भैया या तो आप दूसरा वाला कर लो और वाला, और यहाँ पर आपको एक चैप्टर है इन द चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूड। ये एक चैप्टर है आपके पास, और आपको क्या करना है, इसमें कुछ कंपेयर करना, आपको कॉन्ट्रास्ट एंड कैरेक्टर का स्केच बनानी है। द गुरु एंड द डिसिपल। सिंपल सी बात है कि आप मतलब मूर्खों के साम्राज्य में कोई एक ऐसा चैप्टर है आपके पास, पार्ट में गुरु और शिष्य के चरित्र आपको बताने और तुलना करना है। एक गुरु चेला होगा, वहाँ पर गुरु चेले होंगे, आपको गुरु चेले का कैरेक्टर आपको बताना है, उनके चरित्र को बताना है, और आपको कौन कैसा लगता है थोड़ा सा कंपेयर भी करना है। भैया जो 12वां और 13वां है ना, वो आपको तभी आएगा जब आपको आपने बुक्स पढ़ी होंगी और चैप्टर का नाम पता होगा, कुछ आपको स्टोरीज आ रही होंगी। तो जब स्टोरी कुछ आएंगी तो आप कुछ अपना बनाओगे और उसे मिक्सअप करके एक स्टोरी टाइप की पूरा पेज लिख पाओगे। बस जो समझ में आ रहा है ना,
जितना आ रहा उसे लिख देना है, थोड़ा सा कंपेयर भी करना है, अंतर करना है आपको कि जो गुरु शिष्य है ना वो किस तरह का है वो वाला। और द किंगडम ऑफ मतलब मूर्खों का साम्राज्य है, तो आप इस चैप्टर को फोकस करें और अपना आंसर लिखें। आई होप आपको पेपर पूरा समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है, या डाउट तो रह ही जाता है, डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट कर लीजिए, चाहे तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट मैसेज कर दो, और इस वीडियो को यार लाइक करके शेयर कर दो फटाफट से, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँचे, ये पेपर पहुँचे। और कुछ भी आपको एनीबॉडी को जानना हो कर लीजिए कमेंट, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।